कार्बन और उसके यौगिक। देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन एक अधातु है। अधातु यानी आवर्त सारणी के अंदर कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। उनमें से कार्बन है वो एक प्रकार की अधातु है, और कार्बन की हमेशा श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये अपने साथ अन्य तत्वों को जोड़ने की क्षमता रखता है। ये अपने साथ 4 अन्य तत्वों को जोड़ सकता है, जो इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे देखिए ये है कार्बन। कार्बन क्या एक प्रकार की अधातु है, और इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है, श्रृंखलन प्रवृत्ति का गुण होता है। क्या होता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति का गुण। श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि कार्बन अपने साथ अन्य तत्वों को जोड़ सकता है, और कितने तत्वों को जोड़ सकता है, 4। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यानी कार्बन 6ठे नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, यानी इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वन एस टू 2s2 2p2। यानी इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, 2 नंबर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और हमेशा किसी भी तत्व के बाह्यतम के इलेक्ट्रॉन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्थायी होगा। इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाला बाहरी है, 1 वाला तो अंदर रह गया, 2 वाला बाहरी है, 2 वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे प्राप्त करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा अपने साथ अन्य तत्वों को जोड़कर। देखिए कोई भी बंध बनता है उसके अंदर जितने, एक बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया। एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गए, लेकिन साथ में कोई तत्व जुड़ेगा तभी तो बंध बनाएगा, वरना बनाएगा कैसे। इसने सीधे ऐसे हाथ कर लिए, कोई पास में पकड़ने वाला होगा तभी तो ये हाथ रख पाएगा। तो नॉर्मली ये क्या करता है, कार्बनिक रसायन के अंदर काफी तत्वों को जोड़ता है, लेकिन नॉर्मली ये किसको जोड़ता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, यानी इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। अब इस ये बंध बना तो एक कार्बन ने अपना जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ने जोड़ दिया, बंध बन गए, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। यानी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने साझा कर दिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़े 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब देखिए ये जो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी माने जाएंगे और हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे। यानी यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी होंगे, हाइड्रोजन के भी। इस प्रकार इन सारे हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इस हाइड्रोजन के ये 2, इस हाइड्रोजन के ये 2, इस हाइड्रोजन के ये 2, इस हाइड्रोजन के ये 2। लेकिन कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 8। 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, अष्टक पूरा हो गया, इसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। और आवर्त सारणी का ये ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण होता है। यानी ये अपने कार्बन दूसरे कार्बन अणुओं के साथ जुड़कर लड़ियां बनाते रहता है। कैसे, देखिए जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ गया, इसके साथ एक और जुड़ गया, इसके साथ एक और जुड़ गया। अब इस कार्बन को अपनी 4 संयोजकता पूरी करनी है तो ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये 3 तत्व और जोड़ेगा इधर, तो इसकी चारों होगी कि नहीं होगी, 4 संयोजकता पूरी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। इस कार्बन के 2 संयोजकता है, 2 और जोड़नी है। इस कार्बन के 2 संयोजकता है, 2 और जोड़नी है। इस कार्बन की 1 है तो ऐसे ही 3 जोड़नी। अब इस ये क्या नॉर्मली क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन। ऐसे ये कितनी भी लंबी लड़ियां बना सकता है, नहीं बना सकता। इसी प्रवृत्ति को कार्बन का क्या कहा जाता है, श्रृंखलन गुण।
क्या कहा जाता है, कार्बन का श्रृंखलन प्रवृत्ति का गुण। ऐसे ये लंबी लड़ियां बनाता जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3। और फिर इसका नाम कैसे देते हैं, देखिए अगर एक कार्बन है तो उसका नाम देंगे मेथ, 2 कार्बन है तो नाम देंगे एथ, 3 कार्बन है तो नाम देंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो नाम देंगे म्यूट, 5 कार्बन है तो नाम देंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 6 कार्बन है तो नाम देंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो नाम देंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो नाम देंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नाम देंगे नॉन, और 10 कार्बन है तो नाम देंगे डेक। इस प्रकार इसमें कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। देखिए हमेशा कार्बन बंध बनेगा तो 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड है तो लास्ट में लगेगा एन, अनुलग्न क्या लगेगा, एन। ये बॉन्ड है तो लास्ट में अनुलग्न क्या लगेगा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में तो अनुलग्न क्या लगेगा, आइन। अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला शब्द। एक तो होता है पूर्व लग्न, एक होता है अनुलग्न। ठीक है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना हिंदी में, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उसी प्रकार जैसे इसका हमें नामकरण करना है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। कार्बन की संख्या को नाम पहले लिखते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4, तो नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और पूर्व अनुलग्न क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन। आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे कार्बन का नामकरण करते हैं। आप इसको लिख सकते हो, कार्बन की संख्या के आधार पर उनका रसायन विज्ञान में नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। और एक सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बनों के बीच में तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। नोट कीजिए इसको। अब देखिए जैसे और एग्जांपल बताती हूं मैं आपको। जैसे मैंने 2 कार्बन बना लिए और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी कार्बन 4 बंध बनाएगा, 4 तत्वों को अपने साथ जोड़ेगा। 2 तो ये हो गए, इसको 2 और बनाने चाहिए, कहीं लगा दो। इसको भी 2 हो गए, 2 और लगाने। अब इसने जैसे हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। संयोजकता 4 हुई कि नहीं हुई पूरी, इसकी भी 4 हुई कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 4 ये वाले। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के भी होंगे और इसके भी होंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन 2 है तो पूर्व लग्न क्या लगेगा, मेथ एथ, क्या लगेगा, एथ, एथ प्लस अनुलग्न क्या लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, तो नाम क्या बन गया, एथीन। क्या नाम बन गया, एथीन। ठीक है। अब जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 3 तो बॉन्ड है, एक ही और जोड़ना है, इसको भी एक ही और जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2। ठीक है। नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ प्लस आइन, तो नाम क्या बन गया, एथाइन। आया कि नहीं आया समझ में। तो कुल मिलाकर कार्बन लड़ियों के रूप में रहता है, अपने साथ अन्य तत्वों को जोड़ता है या कार्बन को भी जोड़कर लंबी लंबी लड़ियां बन जाती है और इसी आधार पर पूरी कार्बनिक रसायन बनी है। कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। और उसका सारा बेस यही है, कार्बन की संख्या, बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड, 3 प्रकार के बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए वापस किताब में हम देखते हैं क्या आपके भाषा लिखी हुई है। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कार्बन पे पाए जाने वाले बंध। कार्बन के बंध हमेशा ध्यान रखना सहसंयोजक बंध होगा।
कार्बन हमेशा कैसा बंध बनाता है, सह संयोजक लाइन रट लो। अगर कोई आयनिक यौगिक होगा तो आयनिक बंध होगा, लेकिन कार्बन आयनिक यौगिक नहीं है क्योंकि उसमें धनावेश ऋणावेशित वाली कोई चीज नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो बंध कैसा बनेगा, सह संयोजक। देखिए पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों का अध्ययन किया है। हमने देखा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक और गलनांकों को आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। यानी आयनिक यौगिकों की तुलना में पहला पॉइंट ये आता है कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक है वो कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है वो आयनिक बंध की तुलना में जो सहसंयोजक बंध है वो थोड़ा दुर्बल बल होता है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तब देखो कार्बन के यहाँ पर गुण बताए गए। पहला पॉइंट देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C-4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो कार्बन है वो ना तो अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, क्योंकि देगा तो पॉजिटिव आना जाएगा और लेना भी मुश्किल होता है। नॉर्मली ये क्या करता है, लेता है। देखिए हाइड्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणुओं ने साझेदारी की तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। मतलब ये इसने समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार कार्बन है वो बंध बनाता है। जैसे ऑक्सीजन के पास 2-2 अणु थे, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजनों ने अपने 2-2 अणु जोड़े तो दोनों ऑक्सीजनों के पास कितने हो गए, 4 अणु हो गए। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन मेथेन कार्बन का यौगिक है, मेथेन मतलब एक कार्बन, मेथ और बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन कार्बनिक, जो कार्बनिक रसायन का सबसे छोटा यौगिक होता है। देखिए अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा ये बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CNG गैस का मुख्य घटक कौन सा है, मेथेन, CH4। CNG गैस का उपयोग कहते हैं ना गाड़ियों के अंदर किया जाता है, एक शुद्ध मतलब ये जहरीली गैस नहीं है, बिल्कुल सेफ गैस होती है। ये कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन का सूत्र CH4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1, और कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 ही हाइड्रोजन के हो गए, तो कार्बन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ध्यान रखना, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, यानी सहसंयोजक बंध किसे बोलते हैं, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध में क्या था कि एक तत्व दूसरे तत्व को या एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था पूरे, जिससे देने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेने वाले के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो आयनिक बंध बनाते। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं दे रहा है, दोनों साझेदारी कर रहे हैं कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है तो तेरा भी है और मेरा भी है, दोनों की साझेदारी। 2 इलेक्ट्रॉन है तो तेरे भी है 2, मेरे भी 2 है, ठीक है। जबकि आयनिक यौगिकों में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक बोल रहा है ये पूरा ही तू ले जा, तो देने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेने वाले पास नेगेटिव चार्ज आएगा। धनावेश और ऋणावेश उनके मिलने से जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक बनते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिक में कहता है कि जो भी उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के होंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो ये बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल बंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। आयनिक यौगिकों में मजबूती होती है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में उतनी मजबूती नहीं होती है बंध के कारण, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्य से सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखना, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
क्योंकि आयनिक यौगिकों के अंदर धनायन ऋणायन होते हैं, जिसके कारण आयनों का आदान प्रदान होता है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिकों में धनायन ऋणायन जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए ये यौगिकों का आयनों का संयोजन नहीं करते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होता है? जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हो, जैसे देखिए एक होता है यौगिक और एक होता है अपर रूप, दोनों में फर्क क्या है? जैसे जल एक प्रकार का यौगिक है, इसके अंदर दो प्रकार के तत्व है कि नहीं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अपर रूप का मतलब है सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व है, कार्बन है, बहुत सारे कार्बन मिल गए और क्या बना दिया? हीरा बना दिया, या ग्रेफाइट बना दिया, या क्या बना दिया? फुलरीन बना दिया। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व है, कोई नई संरचना बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर रूप। और ऐसा पदार्थ जिसमें अलग अलग प्रकार के तत्व है, दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग प्रकार के, जैसे इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये अपर रूप नहीं होगा, ये क्या होगा? यौगिक। तो कार्बन तीन प्रकार के मुख्यतः अपर रूप बनाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। उसके अलावा कार्बन कुछ अक्रिस्टलीय अपर रूप भी बनाता है, जैसे कोक, कोल है, चारकोल है। तो मेनली आपको पॉइंट क्या समझना है, अपर रूप क्या होता है? एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने पदार्थ या यौगिक क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, देखिए किताब में प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर बंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ध्यान रखना, हीरे में कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ेगा? 4। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ेगा? 3। और इसमें संरचना कैसी होगी? षटकोणीय। इनमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, इसलिए वो 3 जोड़ेगा। 4 संयोजकता होती है, एक उसने डबल बॉन्ड बना लिया तो पीछे 2 ही और बचेंगे, तो टोटल 3 ही बंध होते हैं, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था धातुएं कठोर होती है, अधातुएं अकठोर होती, कठोर नहीं होती है नॉर्मली। और हीरा मतलब कार्बन एक धातु होते हुए भी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यानी जो अधातुओं के गुण नहीं होने चाहिए थे, वो कार्बन अधातु होते हुए भी उसके अपर रूपों में आ गए। एक अधातु कठोर नहीं होते, जबकि हीरा अधातु होते हुए भी प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इसके अंदर देखिए, जो हीरे की संरचना है जिसमें एक कार्बन परमाणु है, वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु है, वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्योंकि एक इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, और जो फुलरीन की संरचना है वो बक्की बॉल जैसी होती है, इसलिए इसे बंकमिस्टर फुलेरिन कहा जाता है, क्योंकि ये इसने खोज की थी। और सर्वाधिक ज्ञात जो फुलरीन है वो होता है C60। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों में अभेदनीय होते हैं। फुलरीन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को क्या नाम दिया गया? फुलेरिन नाम दिया गया। आगे आते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। अब देखिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति का मतलब क्या है?
कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की, अभी मैंने आपको बताया श्रृंखलन क्या, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लड़ियां बनाता है, उसे क्या बोलेंगे? श्रृंखलन प्रवृत्ति। और आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसमें श्रृंखलन प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है, वो कौन सा है? कार्बन। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। मैंने बताया था ना, Ni, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त कहलाते हैं तथा द्वि तथा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। अभी आपको ध्यान में और देख लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगर सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चन पूछेंगे निम्न में से कौन सा संतृप्त यौगिक है, कौन सा असंतृप्त यौगिक, तो देखिए जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो संतृप्त यौगिक होगा। जहां एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, एक से ज्यादा आ गए तो वो यौगिक कैसा हो जाएगा? असंतृप्त यौगिक। तो यही बात इसमें समझाई हुई है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जबकि द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। अभी मैंने बताया आवर्त सारणी का सर्वाधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अति क्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, श्रृंखलन प्रवृत्ति के गुण के कारण। दूसरा पॉइंट, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी अपने साथ 4 तत्वों को जोड़ सकता है, क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल अष्टक पूरा करने के लिए। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है, यानी कार्बन छोटे आकार का होता है, इसलिए इसे किसी भी अन्य तत्व के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। और कार्बनिक यौगिक यानी जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। और पूरी जो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसी बेस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक आज हमने कार्बन, उसके यौगिकों को समझा, कैसे कार्बन श्रृंखला बनाता है, कैसे बंध होते हैं, किस प्रकार उन श्रृंखलन प्रवृत्ति से नए यौगिक बनते हैं, उन सबको समझा। यहाँ तक कि आज की हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास को हम आगे डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।